जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद यानी इंग्लिश में इसको फेनरोगेम्स बोला जाता है। इससे पहले हम लोग अपुष्पोद्भिद पढ़ लिए हैं। टोटल नहीं देखे होंगे तो आप जाके वीडियो पूरा देख लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से शॉर्ट ट्रिक भी हम बहुत सारा बताएंगे। थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, आप इसको समझिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। ठीक है, इससे पहले आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम, यूट्यूब सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए एटलीस्ट। टेलीग्राम में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये चार तरह का आपसे पूछेगा: सहजीविता, परजीविता, स्वभोजिता और अस्वभोजिता। बहुत एक ही जैसा कॉमन नाम है, लेकिन इसको हम लोग इतना अच्छा ट्रिक पे बैठाए हुए हैं ना, या तो इससे या तो डायरेक्ट इसका डिफिनेशन देख करके इसका नाम पूछेगा, और नहीं तो इसका एग्जाम्पल पूछेगा कि कौन कौन इसका रोल करता है। ठीक है, तो पहला नंबर पे है सहजीविता। चलिए, एक है यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ये बॉय या फिर पति और ये पत्नी। ठीक है, पति और ये पत्नी, इसको मान लेते हैं इधर पति। अब ध्यान रखिएगा, ये दोनों संगे संगे जिएंगे तो दोनों के फायदा होगा, साथ साथ में जिएंगे तो दोनों को फायदा होगा। तो देखिए, दोनों प्रजाति को लाभ होता है। ये दोनों साथ साथ कहते हैं सहजीविता, साथ साथ जीते हैं तो दोनों प्रजाति को लाभ होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन, जो हम लोग पढ़े हैं, शैवाल और कवक के बीच काम करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। परजीविता, शॉर्ट ट्रिक है, छोटा सा है, बहुत जल्दी हम लोग याद करते हैं। परजीविता माने पराया के साथ जीने वाला। अब मान लिया जाए पति है चाहे पत्नी है, ठीक, ये दोनों में से कोई एगो पराया के साथ में जीने लगेगी। थोड़ा सा मतलब ऐसी कॉमेडी टाइप में है, इसीलिए याद रखने लग बस। अगर पत्नी दूसरा बॉयफ्रेंड खोज लेती है या फिर पति दूसरा गर्लफ्रेंड खोज लेता है, तो कोई एगो, तो दोनों में से कोई एगो का फायदा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पति है, एगो पत्नी इधर एगो बाहर में भी रखे हुए, तो उसको तो फायदा हो गया। एगो के क्या हो गया? पत्नी को घाटा। पत्नी को क्या हो गया? घाटा हो गया। यानी कि पराया के साथ में जिएगा तो एगो के लाभ होगा और दूसरे प्रजाति को क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। जिसका साक्षात एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये बस हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है, वैसा कुछ है नहीं। अमरबेल जुआ, जुआ मतलब डील, देखते हैं वो जुआ जो है वो काटता है तो उसको फायदा हो जाता है क्योंकि वो खून चूस लेता है, या फिर मच्छर। लेकिन घाटा किसको होता है? जिसमें से चूसता है। ठीक है, तो एक को लाभ हो गया, दूसरा को हानि हो गया। अब आइए सहभोजिता, भोजन। चलिए इसको भी इसी पे हम लोग सीख लेते हैं। मान लिया जाए ये दोनों दो गो आदमी है। मान लिया जाए, हम यह मान के चलते हैं कि ये दो गो आदमी है यहाँ पे। एगो के पास खाना पूरा है दबा के, एगो के पास नहीं है। ये भी कोई बॉयज ही मान लेते हैं, दोनों बॉयज है। ठीक है, ये अपना खाना इसको दे देगा। मान लिया जाता है कि आज तुम पेट भर लो अपना। इसके पास खाना बहुत है, ये अपना खाना दूसरा दिया। भोजिता है, इसीलिए भोजन पर हम आए हैं। जीना था तो जीवित पे आए हैं। ये खाना इसको दिया तो ये बेचारा का पेट भर गया। पेट भर गया तो इसको क्या हुआ? लाभ हो गया। लेकिन ई दिया तो इसको तो ना तो लाभ हुआ ना कोई हानि हुआ, क्योंकि इसके पास खाना था तो ये संतोष रह गया, ये अप्रभावित रह गया, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सहभोजिता, एक को लाभ हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? अप्रभावित हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा है तो हम बांट रहे हैं, हमको खुशी मिल रहा है, हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूसरा को लाभ मिल जाता है। इसी तरह, अच्छा इसका एग्जाम्पल देखिए, एगो चूसक मछली है। क्या है? चूसक मछली, मछली। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। असहभोजिता, अब क्या है? असहभोजिता कहने का मतलब क्या है? कि भोजन अब नहीं दे रहा है इसके पास, लेकिन नहीं दे रहा है, इस तरह से हम याद रखेंगे। ठीक है, तो बेचारा ये तो भूखे रह जाएगा, तो इसको तो हानि हो गया। आई दे चाहे नहीं दिया, दिया चाहे नहीं दिया, फिर भी अप्रभावित रहेगा, तो दूसरा क्या रहा? अप्रभावित रहा। लेकिन बेचारा ये भूखा था तो इसको क्या लग गया? हानि हो गया। तो असहभोजिता में भोजन अगर मतलब नहीं दिया तो एगो के हानि हो गया, दूसरा क्या हो गया? अप्रभावित हो गया। इसी तरह से हम लोग याद रखें। जिस तरह में आता है एग्जाम्पल पेनिसिलिन, कवक, कवक का देखिएगा, ये अपने प्रभावित नहीं होता लेकिन दूसरा के प्रभावित कर देता है। ठीक है, उसी तरह से बैक्टीरिया है, अपने कुछ प्रभावित नहीं होता लेकिन दूसरा के हानि जरूर पहुंचा देगा। पेनिसिलियम है, अपने इसका कुछ नहीं होता लेकिन दूसरा को क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा। तो इस तरह से हम लोग चार जो पॉइंट था इसको हम लोग देख लिया। अब हम लोग आते हैं पुष्पोद्भिद यानी फेनरोगेम। इससे पहले हम लोग क्रिप्टोगेम्स पढ़ लिए हैं।
फेनोगेम पुष्पोद्भिद है, तो पुष्प के उद्भेदन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पुष्प का नाम आएगा, क्या आएगा, पुष्प। कहने का मतलब ये है कि फेनोगेम्स का मतलब कि इस समूह में पौधे जो रहते हैं पूर्ण विकसित रहते हैं। इस समूह के पौधे में फूल फल बीज वगैरह सब कुछ रहता है। फेनोगेम्स में फूल फल ये सब रहता है, ठीक है। इस समूह को भी दो भाग में, दो उप समूह में बांटा गया है। एक नग्न बीजी जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, एक था आवृत बीजी जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़े थे, ठीक है, एंजियोस्पर्म पढ़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेनोगेम दो प्रकार के, जिम्नोस्पर्म, जिम नंगा नंगा रहेगा, ध्यान रखिएगा, नग्न बीजी, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, ठीक है। अब हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फोन को पहले कर देते हैं साइलेंट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से पहला ध्यान रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म को क्या बोला जाता है, तो भाई क्रिसमस वृक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, कभी भी पूछेगा तो आपको बताने के लिए रहेगा, क्रिसमस वृक्ष, ठीक है। जिम्नोस्पर्म को क्या बोला जाता है, क्रिसमस वृक्ष। इसमें क्या होता है, इस पौधे के वृक्ष झाड़ी आरोही क्रम रूप में होता है। आरोही अवरोही दोनों समझिएगा। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, माने जमीन से नीचे की ओर जाएगा। और आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, जो जमीन से बाहर निकलेगा, प्रकाश की ओर निकलेगा, ठीक है। तो इसके पेड़ पौधे आरोही में रहता है। इसके काष्ठीय बहुवर्षीय लंबे होते हैं। इसी में सिकोया विश्व के सबसे बड़ा वृक्ष अभी आएगा आगे, छोड़िए। मूसलाधारी जड़ 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 बहुत ज्यादा विकसित रहता है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जननांग एक लिंगी, जननांग एक लिंगी है, ये याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, आपको क्या करेगा, डायरेक्ट पूछेगा। परागण की क्रिया इसका कैसे होता है, वायु के द्वारा होता है। परागण की क्रिया कैसे होता है, वायु द्वारा। नहीं विकसित जो है ना, एगो से दो, दो से चार गो, ये वायु द्वारा कर लेता है। जननांग इसका क्या है, एक लिंगी है। जेरोफाइटिक होता है, क्या है ये, जेरोफाइटिक है, मरुद्भिद है। वनस्पति का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया, सिकोया सेम्पर विरनेस के अंतर, इसी के अंतर्गत आता है, यानी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ही आता है। इसकी ऊंचाई देखिए 120 मीटर, 120 मीटर, विस्मान भवन से भी ऊंचा है ये। इसे कोस्ट रेड बुल, क्या आ गया, कोस्ट रेड बुल ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे छोटा अनावृति बीजी, अनावृति मतलब जिम्नोस्पर्म, वो कौन है, जेमिया पिग्मिया है, सबसे छोटा अनावृति, अनावृति जेमिया पिग्मिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग, इसमें देखिए कुछ कुछ और है जो बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, और ये सब डायरेक्ट आपको पूछेगा। सबसे छोटा अनावृति बीजी कौन है, तो जेमिया पिग्मिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जीवित जीवाश्म मुझसे पूछता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में जीवित जीवाश्म किसको किसको बोला जाता है भाई, तो जीवित जीवाश्म इस पेड़ पौधा के नाम है, साइकस, जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोया। ये सब क्या है, जीवित जीवाश्म है। एकदम डायरेक्ट पूछेगा, आप याद रखिएगा। जीवित जीवाश्म थोड़ा सा इमेज बनाते चलिए कि इस सेक्शन को हम पढ़ किस में रहे हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में पढ़ रहे हैं। जिम्नो मतलब नग्न बीजी, अनावृत बीजी, जिसके बीज बीज में कोई आवृत्ति ही नहीं है, ऊपर से कोई ढका ही हुआ नहीं है। अब आइए, जिंगो बाइलोवा किसको कहा जाता है, तो मेडन हेयर ट्री को बोला जाता है। जिंगो बाइलोवा किसको कहा जाता है, मेडन हेयर ट्री। यहाँ पे एक जगह है, क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। हाँ, जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा ये किसको बोला जाता है, चिलगोजा को बोला जाता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी का मेवा बोला जाता है, ठीक है। मेडन हेयर ट्री की जिंगो बाइलोवा को बोला जाता है। नेक्स्ट है साइकस। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत के सबसे बड़े होते हैं, यानी कि साइकस के बीजांड जो है सबसे बड़ा है। साइकस के बीजांड क्या है, सबसे बड़ा। पेड़ पौधा में सबसे बड़ा बीजांड किसका है, साइकस का है, ध्यान रखेंगे। और साइकस क्या था, जीवित जीवाश्म था। इसके बाद आइए पाइनस। पाइनस के परागकण इतना तादाद में होते हैं कि प से पाइनस प से पीला बादल छा देता है। क्या करता है,
पीला बादल छा जाता है। और दिया सलाई वाला जो लकड़ी है ना, दिया सलाई के तिल्लियां, लकड़ी नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा, दिया सलाई तिल्ली, तिल दिया सलाई की जो तिल्ली है वो किससे बनता है? पाइनस से बनता है। किससे बनता है? पाइनस। प से पाइनस, इसका प से परागकण इतना तादाद में होता है कि प से पीले बादल छा देता है। हम लोग ऐसे ही करके याद रखते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग याद रखते हैं उसी तरह से हम कोशिश करते हैं आपको भी याद करवाएं। देखिए कोई भी टॉपिक है जिसमें पढ़ना बहुत है, ठीक है, आप पढ़ते रह जाइएगा, खत्म नहीं होगा। हम लोग को क्या करना है? खत्म करने का कोशिश करना है। हम लोग को क्या करना है? एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। हम लोग को एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है, ठीक है। कभी भी पढ़ना है तो एग्जाम निकालने ही के लिए पढ़ना है। आपको पढ़ाना तो है नहीं, ठीक है, पढ़ाना रहेगा तब जानकारी हम लोग लेते रहेंगे। आगे बढ़िए। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? तो इसका बहुत सारा महत्व है। जैसे भोजन के रूप में हम लोग खाते हैं, साइकस, साइकस के तनों से मड निकाल कर साबूदाना हम लोग बनाते हैं। साबूदाना खाए होंगे आप लोग, इसलिए साइकस को क्या बोला जाता है? सागोपाम कहा जाता है। साइकस से बनता है साबूदाना, साबूदाना को सागोपाम बोला जाता है। दूसरा, लकड़ी में देखिए चीड़, फर, सेंडार, लार्च, साइप्रस, सिकोया, देवदार, स्प्रूस, इस सब के लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर। बहुत सारा लकड़ी है, लंबा लंबा है, चौड़ा चौड़ा है, तो इससे क्या बनेगा? फर्नीचर बनेगा। वनस्पति तेल, ये आपको इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा। चीड़ के पेड़ से क्या निकलता है? तो तारपीन का तेल। तारपीन का तेल किससे निकलता है? तो चीड़ के वृक्ष से निकलता है। तारपीन देखे वो पेंट उंट में मिलाने के लिए रहता है। तो तारपीन का तेल किससे रहता है? नहीं, पेंट में मिला करके जो मारते हैं पेंट, वही है चीड़ का पेड़। देवदार के लकड़ी से क्या बनता है? सैंड्रस का तेल निकलता है। सैंड्रस का तेल निकलता है। वही जूनिपेरस की लकड़ी से क्या निकलता है? सेंड अस्कास्ट तेल मिलता है। तीन तरह के तेल मिलता है। चीड़ के जो सबसे मोस्ट, सबसे ज्यादा पूछता है, तारपीन के तेल चीड़ के पेड़ से। देवदार के लकड़ी से सैंड्रस का तेल, ये सेकंड नंबर पे पूछेगा। और सबसे कम ये पूछता है जूनिपेरस की लकड़ी से सेंड सेंडस्कास्ट का तेल मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा इमेज बनाइएगा ना, नहीं भी ध्यान रहेगा ना तो एक दो को याद रखिएगा ना तो तीसरा अपने आप याद रहता है, ठीक है। हम मानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि किसी से कोई चीज पूरा याद नहीं हो सकता है, ठीक। तो हम लोग याद करने का तरीका भी होता है, कोई चीज को हम लोग इमेज बना के रखते हैं दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, चलिए आगे है टेनिन। हम लोग बहुत बार पढ़े होंगे कि चमड़ा और स्याही बनाने में कौन सा विधि काम आता है? तो टेनिन। कौन सा विधि है काम आता है? टेनिन का विधि काम आता है। टेनिन का विधि। चमड़ा बनाने में किसका विधि काम आता है? टेनिन। स्याही बनाने में किसका विधि काम आता है? टेनिन। आगे है रेजिन, ये भी बहुत है। पेंट पॉलिश के लिए वर्निश, पॉलिश, पेंट, ये सब के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो रेजिन विधि का। किस विधि का उपयोग होता है? रेजिन विधि का। इसमें एक और है औषधि, आप लिख लीजिएगा, औषधि। औषधि ये किस पेड़ से था हम आपको बता दे रहे हैं, अलग से हम लोग लिखे हैं, इफेड्रिन। औषधि के लिए कौन सा? इफेड्रिन, इसको लिख लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। औषधि के लिए कौन सा पेड़? इफेड्रिन पेड़ काम आता है, ठीक है। तो यहाँ तक जिम्नोस्पर्म था, ये जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया। अनावृत बीजी। अब हम लोग आएंगे आवृत बीजी, जिसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इंग्लिश में ही सब याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी में क्या होता है? तो इसके उप समूह में पौधे के बीज जो है फल के अंदर रहता है, वो फल के बाहर था, ये फल के अंदर ही रहता है। अब मैक्सिमम आपको सब यही में मिलेगा। इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी रूप से पूर्ण रूप, इसका नाम ही है फेनरोगेम्स, पुष्पोद्भिद, मतलब सब चीज रहेगा ही रहेगा इसमें, ठीक है। इसके उप समूह में पेड़ पौधे में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में कौन कौन आएगा उसका हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, और द्विबीजपत्री में किस कौन कौन आएगा उसका भी हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। पहले देख लेते हैं एक बीजपत्री क्या कर रहा है। उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होते हैं। इनके कुल के नाम एवं प्रमुख पौधे के नाम निम्न रूप से सारणी में दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको बस देखते रहिएगा, हम लोग कितना अच्छा से इसका ट्रिक है। सब कुछ ट्रिक पे बहुत पूछता है, आपको हर एग्जाम में ये मिल जाएगा, ठीक है। ये सब आपको हर एग्जाम में मिलेगा। देखिए
रुक जा भाई। चलिए, एक बीजपत्री में पहले आता कौन कौन है, उस चीज को समझिएगा। लिली नाम की लड़की है, एक बीजपत्री में आती है। लिली नाम की लड़की है, एक बीजपत्री में आती है। पालकी, लिली नाम की लड़की को पालते हैं हम लोग, पाले, पालमी, पाले, पालमी। ग्रेवी बहुत खाती है तो ग्रेमीनेसी, ये सब एक बीजपत्री के। म्यूजिक भी बहुत सुनते हैं तो म्यूजेसी। एक और इसका टाइप है म्यूजेसी, इसमें लिख दिया केला आता है, बता देंगे म्यूजिक सुन सुन के केला खाएंगे। अब तो ये हुआ कि एक बीजपत्री में हम लोग याद कर रहे हैं क्या है, लिली है। लिली को पाले तो पालमी, लिली को पाले तो ग्रेवी खूब खाती है ग्रेमीनेसी, म्यूजिक सुन सुन के खाती है। तो ये हो गया चार गो टाइप जो एक बीजपत्री है। अब इसमें कौन कौन से पौधा आता है ये देखते हैं। लिली है, प्याज और लहसुन ज्यादा खाएगी, लड़की को देखिएगा कि प्याज और लहसुन ज्यादा यूज करती है, ठीक है। लिली क्या करती है, प्याज लहसुन ज्यादा यूज करती है। पालेंगे किसको, पालेंगे तो लंबा लंबा पालेंगे, मन बहुत लंबा लंबा। तो जितना पतला पतला पेड़ बहुत लंबा लंबा होगा ये सब पालमी में आएगा, पालने वाला में। जैसे सुपारी के, तार के, नारियल के, खजूर के, ये सब आप देखे होंगे। तार नारियल तो कम से कम देखे होंगे, खजूर भी देखे होंगे, सब पतला रहता है एकदम लंबा लंबा। पाल पाल के क्या करेंगे, उसको बहुत लंबा लंबा बनाएंगे, लंबा लंबा से आपका आंसर निकल जाएगा। ग्रेमिनेसी, मोटका अनाज सारा। ग्रेमी से ग्रेवी वाला नहीं समझना है, ठीक है। ग्रेमिनेसी ये तीसरा डाउन पे है, इसमें याद रखिएगा बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। गेहूं किस कुल का, मक्का किस कुल का, बांस बहुत इंपॉर्टेंट, गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, सब मोटा अनाज आ गया। ये दो अलग से आया है, बांस और गन्ना। जो अक्सर पूछता है कि बांस किस कुल का आता है, तो इसको मारिएगा ग्रेमिनेसी, ग्रेवी, ग्रेवी वाला में, ठीक है। एक है म्यूजिक सुन सुन कर क्या खाएंगे, केला खाएंगे, केला के छीलेंगे और म्यूजिक सुनते रहेंगे, आघा पेट भर गया। चलिए, इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाता है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, ये सब जानते हैं हम लोग। दूसरा में आइए, दूसरा द्विबीजपत्री, देखिए इसको भी हवा में उड़ाते हैं। इसको पढ़ना याद करना इतना कठिन है ना कि हम क्या बताएं। इसको बहुत जबरदस्त तरीका से हम लोग याद करते हैं। इसको हम लोग इतना आपको आसान बना देंगे ना कि आप भी मतलब जानिए, जान जाइएगा कि किस तरह से हम लोग पढ़ते पढ़ाते याद करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विबीजपत्री में क्या होता है, तो इस वर्ग के में पौधे जिनके पौधे बीजों में दो पत्र में बटे होते हैं। स्कूल के प्रमुख नाम और कुछ पौधे हैं। चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है कुर्सी फेरी। अब हमको क्या करना है कि एक बीजपत्री के बस कुल के नाम याद रखना है, ठीक है। इसका अब कुल के नाम टोटल नहीं, इससे अब डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, ठीक है। मतलब कौन सा पौधा है किस कुल में आता है, कुल वाला। कभी कभी ऐसे भी पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री का कुल है या द्विबीजपत्री का कुल है। तो लिली, लिली को पालेंगे, ग्रेवी बहुत खाएगी और म्यूजिक सुन सुन के खाएगी। ये चारों एक बीजपत्री है। अब जो हम आए हैं ये दो द्विबीजपत्री में। कुर्सी फेरी, मूली खाइए, कुर्सी फेरते रहिए। देखते हैं मूली सब खाता है तो एकदम कुर्सी फेर फेर के बम बमा देता है। या फिर सरसों खाइए, सरसों भी ज्यादा खाता है सब तो कुर्सी फेरवा देता है। कुर्सी फेरने का मतलब समझिएगा, ठीक है। मूली सरसों खाएंगे, कुर्सी फेरते रहेगा। चलिए, ठीक है। तो कुर्सी फेरी का क्या हो जाएगा, मूली और सरसों। जितना में कम से कम टिक लगाएंगे उसको याद रखिए, कुछ को दिमाग पे छापा जाता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मालवेसी, ठीक है। मालवेसी। आई कपास जो है ना ये पूछे हुए हैं बहुत बार एग्जाम में। अब भिंडी, गुलहड़, ये तीनों के तीनों पूछे हुए थे। ये अब कैसे याद रहेगा हम बताएं, देखिए कैसे याद रहेगा। दूसरा नंबर पर पढ़ रहा है, चूंकि ये बैठता नहीं है, बैठता भी है तो थोड़ा रफ में बैठता है तो हम उसको बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। मालवेसी है पहला, दूसरा नंबर पर कपास, भिंडी, गुलहड़। पढ़े हैं भाई, क्या पढ़े हैं, कपास, भिंडी, गुलहड़, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। अब आइए लेग्यूमिनेसी, जितना दलहनी फसल है तो सभी दलहनी फसल किस में आता है, लेग्यूमिनेसी में। और भी 2.2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। एक बबूल पूछेगा, एक छुई मुई पूछेगा और एक अशोक पूछेगा। यही दो है जिसमें ट्रिक नहीं लगता है, बाकी सब में अब ट्रिक लग जाएगा, ठीक है। लेग्यूमिनेसी दलहनी फसलें टोटल लेग्यूमिनेसी में आता है। इसके अलावा जो हम लोग तीसरा नंबर पर पढ़ रहे हैं तो देखिए
तीसरा नंबर पर पढ़ रहे हैं तो बबूल, इमली, छुई मुई, अशोक, ये सब कितना नंबर पे है? तीसरा नंबर पे। ऐसे भी 3 अंक के सब है, बबूल, इमली, अशोक, ये तीनों 3 अंक के है तो तीसरा नंबर पे आ जाएगा। अच्छा, अब कपास को भी 3 अंक नहीं गिनना है, इसको इमेज बनाना है। कपास दूसरा नंबर पर हम लोग पढ़े हैं। एक छुई मुई हो गया, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग कंपोजिट, क्या है ये? कंपोजिट। कंपोजिट से हम लोग याद रखें, कंपोजिट सारा फूल में, कंपोजिट सारा फूल में। तो जितना भी फूल आएगा ना, सब किस में, किस फूल में आएगा? कंपोजिट फूल में आएगा। देखते हैं, कंपोजिट बढ़िया देखने के लिए फूल हम लोग सजाते हैं, कंपोजिट है, मिश्रण है, कंपोजिट है। फूल में देखिए, सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम, सलाद, डलहेरिया, ये सब किस में आया? कंपोजिट में। रूट कब बदलेंगे? जितना खट्टा खट्टा चीज देख ले, मान लीजिए इधर से चल रहे हैं, खट्टा खट्टा चीज है, हट गए, रूट हम लोग बदल लिए वहां से, तो रूटेसी, रूट कब बदलेंगे? जब खट्टा खट्टा चीज देखेंगे। नींबू। अच्छा, इसका मतलब कुछ और होता है, हम भले समझा रहे हैं उसको आपको याद करवाने के लिए, लेकिन सबका कुछ ना कुछ अलग अलग मतलब है, ठीक है? तो हमको क्या करना है? याद करना है। नींबू खट्टा है, हटा दीजिए। चकोतरा, ये तो नहीं देखे हैं आप, देख लीजिएगा, ये भी खट्टा ही होगा। संतरा खट्टा, मौसमी खट्टा, बेल भी थोड़ा बहुत खट्टा रहता ही है, चीनी नहीं मिला के पीजिएगा तो वो भी खट्टा लगेगा ही लगेगा। तो रूट कब बदलेंगे? खट्टा चीज के देख के। नींबू, संतरा, मौसमी, बेल। आगे बढ़ते हैं, कुकुर बटेसी। कुकुर को देखिएगा हमेशा जाके लतरे पंप जो करना है करेगा, ठीक है? तो जितना लत्तर वाला रहेगा ना, कुकुर बटेसिन, जितना लत्तर वाला सब खाने पीने वाला है ना, ये कुकुर बटेसिन में आएगा, कुकुर वाला है। तरबूज देखिएगा लत्तर वाला है, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, ये सब लत्तर वाला पेड़ पौधा है। खीरा, ककड़ी, परवल, चिड़चिड़ा, करेला, है ना, सब लत्तर वाला। तो जितना लत्तर वाला रहेगा वो कुकुर पर याद रखना है, लत्तर वाला सारा कुकुर पर, कुकुर बटेसिन। आगे आइए। सोलहनेसी का मतलब होता है 16वां आना खा जाना, जिसमें से हम लोग कुछ नहीं फेंकते हैं, सब खा जाते हैं। जैसे आलू, मिर्चाई, बैगन, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर, ये सब क्या करते हैं हम लोग? सब खा जाते हैं। जिसमें से आलू, मिर्चाई, टमाटर, बैगन, धतूरा, ये सब को आप जानते होंगे। बेलाडोना नहीं जानते होंगे, मकोया नहीं जानते होंगे, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है? ये सब 16वां आना हम लोग खाते हैं। रोज क्या खाते हैं? रोजेसी है, रोज। और रोज के मतलब फूल नहीं समझना है, फूल कंपोजिट देखने में बढ़िया लगे। रोज खाएंगे हम लोग फल, बढ़िया बढ़िया फल। सेब, संतरा नहीं, संतरा के देख के रूट बदलेगा, ठीक है? सेब, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, देखिए सब बढ़िया बढ़िया सब सब फल है, ठीक है? तो ये सब हम लोग क्या करेंगे? रोज खाएंगे। एक और इसमें था, एक आप मेरे तरफ से ऐड कर लीजिए, मिट रेसी, मिट जाएंगे अमरूद, जामुन और यूकेलिप्टस पे। क्या है? मीटरेसी। मिटेंगे किस पर? अमरूद, अमरूद, जामुन, जामुन और यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा पेड़ है, सिकोया ओवरऑल में सबसे बड़ा है, और यूकेलिप्टस, सिकोया आता है अनावृत में, और ये आता है आवृत बीज में, ठीक है? ये आता है आवृत बीज में, यूकेलिप्टस। यानी आवृत बीज का सबसे लंबा पौधा कौन है? यूकेलिप्टस। और चूंकि ये पानी बहुत ज्यादा खाता है, तो इसको पर्यावरण का क्षति या पर्यावरण का जंगली दुश्मन या पर्यावरण का दुश्मन इसको बोला जाता है। यूकेलिप्टस को क्या बोला जाता है? पर्यावरण का दुश्मन, जंगली दुश्मन या पर्यावरण का दुश्मन बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, इसलिए कि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा। मिट जाएंगे अमरूद, जामुन, यूकेलिप्टस पर, ये ध्यान में रहेगा ना ये सब। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ? द्विबीजपत्री भी हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया आप पूछेगा, आप डायरेक्ट जो जो पूछता है वो सब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? अब डायरेक्ट पूछेगा पादप आकार की, आकार की मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। डायरेक्ट पूछेगा कि पौधे के विभिन्न अंग के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो मॉर्फोलॉजी। वो पादप आकार की कभी नहीं देगा, हिंदी इंग्लिश में देगा, कुछ भी में देगा तो मॉर्फोलॉजी ही नहीं लिखेगा, ठीक है? देखिए मॉर्फोलॉजी, विभिन्न पादप, पादप के भाग, माने एगो पेड़ के बहुत सारा भाग होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि ये सब होता है, ठीक है? इस सबको क्या बोला जाता है? मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। इसके बारे में पढ़ना। चलिए एक एक करके देखते हैं।
हम देर नहीं करेंगे, ठीक है। इसका सबके अलग अलग कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन, अगर सबके बताने लग जाएंगे तो आप भाग जाइएगा। इसीलिए हम एक ही बार में सोचे हैं कि सब आपको एक ही बार में सिर्फ यहाँ से लूसेंट से कम आपका हो जाना चाहिए, यहाँ से पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जड़, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? जड़ के बारे में। तो जड़ पौधे के अवरोही, अवरोही मतलब घटते, घटते मतलब प्रकाश से दूर जाता है, अवरोही मतलब प्रकाश से दूर। प्रकाश से दूर बोलिए या फिर जमीन के अंदर बोलिए, भाग होते हैं जो मूलांकुर से विकसित होते हैं। ये मूलांकुर से विकसित होता है, मूल अंकुर से। इसके बाद वाला आएगा प्रांकुर से, ठीक है। जड़ दो तरह के होता है, एक मूसला जड़ होता है, एक अपस्थानिक जड़ होता है। इसमें भी बहुत वैरायटी है, बहुत प्रकार है, इसका उपभाग भी है, लेकिन उतना हम लोग को याद ही नहीं रहेगा तो बेकार है। जितना हम लोग का काम है उतना ही से ध्यान रखते हैं। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है, ये सब कुछ जानते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आया मूसला जड़ों का रूपांतरण, जिसमें हम लोग से पूछता है ये सब जड़ के रूपांतरण पूछेगा। गाजर कौन आकार के, सलजम, चुकंदर, मूली, ये सब कौन आकार के रहता है? तो ध्यान में रखिएगा, गाजर शंकु, गाजर रहता है ना, इसे रहता है, शंकु टाइप के रहता है गाजर, तो शंकु आकार के हो गया। कुंभ रूप में हई से रहेगा, हई से इतने छोटा में रहेगा, हई से इतने छोटा में, ऐसे कुंभ रूप में, है ना। कुंभ रूप में बैठल ठेठा रूप में बोला, कुंभ रूप में कौन रहेगा? सलजम और चुकंदर, दोनों को देखे होंगे इतने बड़ा में रहता है, ठेठा टाइप के रहेगा, ठीक है। तूड़ के क्या खाएंगे? तूड़ के मूली खाएंगे, तूड़ के हम लोग क्या खाएंगे? मूली खाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा फिजिकल वगैरह करते रहते हैं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत आता है इधर उधर। चलिए, इसमें और कुछ हम लिखे हैं क्या? अपस्थानिक जड़ में गेहूं, जड़ में चल रही, अच्छा, ईपी ब्लेमा पाया जाता है। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछेगा, आप याद रखिएगा जड़ से। ईपी ब्लेमा किसमें पाया जाता है? ईपी ब्लेमा पाया जाता है, पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो जड़ में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, आप इसको लिखिए, ठीक है। इपिबोलेमा किसमें पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। अपस्थानिक जड़ के उदाहरण है गेहूं, चावल, मक्का, ये सब किसमें आता है? अपस्थानिक जड़ में आता है। गेहूं, चावल, मोटा अनाज, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए, मोटा अनाज, मोटा अनाज किस जड़ में आता है? अपस्थानिक जड़ में। ये सब चीज पूछा हुआ है, इसीलिए हम आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तना की ओर। ये हमारा खत्म हो गया वो। अब आते हैं तना। तना में क्या क्या आता है? जड़ में तो हम लोग देख लिए, ठीक है। तना वाला याद कर लेते हैं तो जड़ वाला भी याद हो जाएगा। एक साइड वाला याद करेंगे, दूसरा साइड वाला याद होगा। तूड़ के क्या खाएंगे? मूली खाएंगे। कुंभ रूपी में कौन रहेगा? तो सलजम, चुकंदर रहेगा, ठीक है। शंकु रूपी में कौन रहेगा? तो गाजर रहेगा। वो तीनों क्या है? जड़ है। अब आइए तना। तना क्या है? ये वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, यानी आरोही क्रम में वृद्धि करता है। किस क्रम में? आरोही क्रम में वृद्धि करता है। ये प्रांकुर से, वो मूल अंकुर से, मूल जड़ होता है तो मूल अंकुर से, ये पौधे के बाहर निकल रहा है, तना है तो परांकुर भाग से। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान दे रहे हैं। विकसित होता है पौधे के, परोह तंत्र बनाता है। ऊपर में देखते हैं बहुत सारा गाछी, ये वो फेंक देता है, परोह तंत्र। अब आइए तना के रूपांतरण। तना के रूपांतरण, कंद किस में रहता है? आलू में। आलू में देखते हैं इतना छोटा छोटा यहाँ तहाँ से फेंके हुए रहता है, जब आप छीलते होंगे तो देखते होंगे, तो क्या होता है? आलू क्या है? कंद है। धन कंद, धन कंद कहने मतलब बड़ी मनी, एक के ऊपर बहुत सारा पत्ती, ठीक है। जैसे बंदा को देखे होंगे, केसर को देखिएगा, ये दोनों पे देखिएगा ना, एक ही पत्ती पे पत्ती, पत्ती पे पत्ती, पत्ती पे पत्ती रहेगा, तो इसको क्या बोला जाता है? धन कंद बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्क कंद देखेंगे, सिल्की रहता है। प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन के ऊपर वाला पार्ट अब देखिएगा, प्याज और लहसुन हम लोग छीलते हैं, देखिएगा सिल्क रहेगा, सिल्क टाइप के, तो सल्क कंद क्या हो जाएगा? प्याज लहसुन हो जाएगा। अब ये प्रकंद, ये भी बहुत पूछता है। हल्दी और अदरक, ये दोनों एक ही जैसा है, दोनों को छील ही के बनाया जाता है, ठीक है। हल्दियों को छीलते हैं, अदरक को भी छीलते हैं, लेकिन इसका जो ऊपर का चमड़ी है दूसरे टाइप का, तो ये कौन है? प्रकंद, ठीक है, जिसको राइजोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइजोम बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या? जड़ पढ़ लिए, तना पढ़ लिए, ये सब ट्रिक से हम आपको सारा बता दिए, ठीक है। अब आते हैं पत्ती पर। पत्ती में एक ही पॉइंट पढ़ना है, हरे रंग का होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करता है? ये भोजन बनाता है। अब हम लोग आगे आते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फूल के बारे में पढ़ेंगे। फूल
मेन भाग है पौधा का, ठीक है, क्योंकि यहीं से दूसरा पौधा का जन्म होता है, इसीलिए मेन भाग इसको बोला जाता है। इसको पढ़ने के लिए बहुत लंबा टॉपिक बनेगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, काम चलाना है। देखिए चलिए भाई, फूल फ्लावर पौधे के जनन अंग है। क्या है, जनन अंग। पुष्प में 4 गो भाग होता है, बाहरी दल पुंज, पुंकेसर, और ये एक होता है आपका, नहीं सॉरी, पुमांग और जयांग, पुमांग और जयांग। ठीक है, बाह दल पुंज, उमंग और जयांग। इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में याद रखना रहता है इसको, कैलिक्स, कोरोला। हिंदी में भी याद रखेंगे तो चलेगा, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाए जाते हैं इसमें से पुमांग नर जन, पू से पुरुष होता है, जयांग से आपको मादा याद रखना। पू से पुरुष यानी पुमांग नर जननांग है, ये भी पूछता है। जयांग मादा जननांग है, ये भी आपसे पूछेगा पुमांग के बारे में। पुमांग में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर मतलब स्टेमेंस होते हैं। पुंकेसर में क्या होता है, परागकण पाया जाता है। पुंकेसर में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। प से पुंकेसर, पुंकेसर में ही परागकण पाया जाता है, ये जेंस वाला भाग है। अब आइए जयांग के बारे में। तो जयांग क्या है, अंडक, लेडीज वाला भाग है ये। तो अंडक तीन भाग होता है। अंडक में एक होता है अंडाशय, एक होता है वर्तिका जिसको स्टाइल बोला जाता है, एक होता है वर्तिकाग्र जिसको स्टिग्मा बोला जाता है। जब हम लोग फुल विस्तार से पढ़ेंगे, जब कभी क्लास लेंगे तो, चूंकि अभी समय के अभाव है सबसे ज्यादा, और वीडियो आपका धीरे धीरे लंबा होते होते 30 मिनट तक पहुंच चुका है, लगभग 30 मिनट, 31 मिनट, 31 मिनट पार हो गया। चलिए जल्दी करते हैं वरना लेट होगा फिर। अब ये दोनों मिलाकर के परागन बनाएंगे, पॉलिनेशन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, तब पराग कोश से निकलकर, माने लड़का वाला भाग पराग कोश से निकलकर अंडप में, वो अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचने की क्रिया को क्या बोला जाता है, परागन बोला जाता है। परागन क्या बोलता है, तो पराग कोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है, परागन बोला जाता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागन बोला जाता है। परागन 2 प्रकार से होता है, एगो अपने अपने, एगो क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए वहां लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, 2 तरह के परागन होते हैं। चलिए परागन के बाद क्या होता है, निषेचन होता है। ये भी आपसे पूछेगा कि परागन के बाद क्या होता है, तो परागन के बाद आपका क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन क्या होता है, तो पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेजते हुए भ्रूण कोष तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। जैसे परागन की क्रिया हो गया, पराग कोष से आया, आवर्तिकाग्र पर ले आके छोड़ दिया तो उसको परागन बोला जाता है। उसके बाद क्या प्रोसेस है कि पराग नली बीजांड में प्रवेश किया, जहाँ बीजांड था, बीज के बीजांड काय को फिर भेजते हुए कहाँ पहुंचा, भ्रूण कोष में पहुंचता है, और पराग कणों को क्या करता है, वहां पे छोड़ देता है। जब हम लोग फूल पढ़ेंगे तो सब कुछ समझाएंगे, बस यहाँ पे हमको क्या करना है, पचाना है थोड़ा। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका का संयोजन बनाता है, इसको क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। यानी कि मूल रूप से आप इतना ध्यान में रखिएगा कि परागन के बाद किसकी क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचित अंड युग्मक यानी जाइगोट कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा। ठीक है, निषेचित अंड को क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निषेचन जब हो गया तो निषेचन के पश्चात के अंड को क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है। आगे आवृत बीज में निषेचन त्रिक संलय होता है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आप याद रखिए। ट्रिपल फ्यूजन होता है आवृत बीज में, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन है। इसके अलावा अन्य वर्ग के कोई भी पौधे में, जैसे जिम्नोस्पर्म में सब पढ़े, इसमें क्या होता है, द्वि संलय यानी डबल फ्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जो पढ़ रहे हैं उसमें ट्रिपल फ्यूजन, जो नहीं पढ़े हैं जिसे पहले पढ़ के पार हो गए, डबल फ्यूजन होता है। अनिषेचक फल रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आप इसका ध्यान रखिएगा। अनिषेचक फल कोई इंग्लिश में नहीं लिखेगा, माने ये कहता है कि बिना निषेचन के ही फल हो जाना, ये अनिषेचक फल होता है। तो आपसे इसे थोड़े पूछेगा, वो इंग्लिश वाला टर्म देता है, पार्थेनोक्रॉपी लिखेगा। क्या लिखेगा, पार्थेनोक्रॉपी, पार्थेनोकार्पी बोलेगा, पार्थेनोकार्पी
कार्पी क्या होता है? बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? कुछ पौधे जो है बिना निषेचन के ही अंडाशय में फल बना देते हैं, बिना निषेचक के ही अंडाशय में फल बना देते हैं, इसको क्या बोला जाता है? अनिषेचक फल बोला जाता है, या फिर इंग्लिश वाला याद रखिएगा, क्या बोला जाता है इसको? पार्थेनोकार्पी। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित, यानी इसमें बीज नहीं होता है, नॉर्मल इसमें बीज नहीं होता है, जैसे कि केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास है, लेकिन बहुत छोटा छोटा है, तो इसलिए लिख रहा है कि साधारणतः इस सब में क्या होता है? बीज नहीं होता है। केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास, ये सब क्या है? पार्थेनोकार्पी है, मतलब अनिषेचक फल है। आपसे पूछेगा एग्जाम्पल में देगा तो आप मारिएगा अनिषेचक फल, ठीक है। अब देखिए, फल भी दो तीन प्रकार के होते हैं। अब हम लोग आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। देखिए, फल का निर्माण अंडाशय में होता है। संपूर्ण फल को तीन भाग में बांटा गया है, एगो सरल फल, सिंपल सिंपल, तो अमरूद, केला, ये सब किस में आता है? सरल फल में। डायरेक्ट एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, याद रखिएगा, जैसे पचाना है आप पचाइए। अमरूद और केला सरल फल है। पुंज फल, जिसको एग्रीगेट फ्रूट बोला जाता है, पुंज जिसमें रस वाला होता है, याद रखिएगा। स्ट्रॉबेरी और रस भरी, सब में क्या पुंज है? पुंज है, रस भरी है ये सब, ठीक है। एग्रोगेट फ्रूट है। इसके बाद है संग्रथित। संग्रथित फल, मतलब ये देख रहे हैं, संग्रथित बोलने ही नहीं पा रहे हैं, मतलब जटिल टाइप के लग रहा है। संग्रथित फल यानी कंपोजिट फ्रूट कौन हो गया? कटहल और शहतूत। कटहल बटल देख रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं। संग्रथित फल क्या हो गया? कटहल, शहतूत। कैसे याद रहेगा? तो इमेज बना के, पहला सरल फल फल रहे हैं, सरल फल पड़ रहे हैं तो अमृत, केला। दूसरा पुंज, जिसमें रस वाला होता है, रस भरी और स्ट्रॉबेरी हो गया। तीसरा संग्रथित फल पड़ रहे हैं तो कटहल और शहतूत। कुछ फल ऐसा भी, कुछ फलों के निर्माण बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, ऐसे फलों के क्या बोला जाता है? असत्य फल बोला जाता है। कुछ फल में क्या होता है कि ये सब भी भाग लेता है, बाहर वाला भी, ठीक है। देखिए, बाह्य दलपुंज का काम क्या है ना? बाहरी से चोट से, फूल के चोट से बचाना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर हम गुलाब के फूल, थोड़ा सा समय के अभाव में ऐसे ऐसे नहीं ले पाए हैं, कि जो समय ज्यादा लगता था, तो ये बाहर वाला जो सबसे भाग रहता है, चोट उट से बजाता है, वो बाह्य दलपुंज होता है। दल पुंज होता है जो कलर देता है, जैसे गुलाब का फूल है तो उजला, पीला, नीला, या फिर कोई भी फूल हो, तो सब कलर देने का काम कौन करता है? दलपुंज करता है, ठीक है। उसके बाद तो पुमांग जान ही गए, मेन भाग है जो बीज, जो आपका निषेचन की क्रिया में भाग लेता है, ठीक है। ये बहुत पूछेगा, असत्य फल कौन होता है? तो इसका एक ट्रिक होता है, सेकना। से क ना, अब से क्या हो गया? से सेव हो गया। क से कटहल। ना से नारंगी आप लिखिए, क्या लिखिए? ना से, ना से नारंगी है कि नाशपाती है? नाशपाती है, देखिए वही ध्यान में आ रहा था। ना से आप क्या लिखे? नाशपाती लिखिए। और एक मेरे तरफ से लिख लीजिए आप, काजू। एक तो नाशपाती लिख लीजिए, एक और मेरे तरफ से इसमें क्या लिख लीजिए? काजू। ये सब क्या है? असत्य फल है। डायरेक्ट पूछेगा असत्य फल कौन है? तो से क ना, से सेव, क से कटहल, ना से नाशपाती, एक हमारा तरफ से काजू। खा लीजिए काजू, हम दे दिए आपको। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना बीजे के फल विकसित कर दिया, टिश्यू कल्चर हो गया। क्या हो गया? टिश्यू कल्चर हो गया। कुछ भाग है, कुछ फल है, कुछ फल है उसके खाने योग्य, ये भी आपसे पूछ सकता है या पूछता ही है कि निम्नलिखित में से जो फल का नाम दिया हुआ है उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो देखिए, इसमें रटना भी है, याद भी करना है। याद करवाने का काम मेरा है, रटने का काम आपका है, ठीक है। देखिए, इसको कैसे हम लोग याद रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतना सारा देता है ना, तो बहुत सारा लड़का पहले ही भड़क जाता है कि कैसे याद रखेगा। तो सबसे पहले वीडियो जो हम लोग बनाते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, नहीं होता है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, तब जाके आपका क्लियर होगा। देखिए, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये दोनों एक जैसा है, सेव और नाशपाती, ठीक है। ये दोनों, सेव भी नाशपाती भी एक ही जैसा रहता है, इसमें छोटका छोटका बीज होता है। तो इसमें क्या हम लोग खाते हैं? पुष्प का आसन खाते हैं। सेव नाशपाती में क्या खाएंगे? पुष्प का आसन। या फिर दोनों स्टार्टिंग में पढ़े रहे हैं तो दिमाग बनाएगा, पुष्पासन खाते हैं, ठीक। अब देखिए, आम और पपीता,
देखें ये दोनों के बीच में खोखर रहता है। जैसे आम में बड़का बिया होता है और पपीता में बड़ा बिया नहीं होता है, लेकिन अमवे के बिया आकार के खोखर रहता है। तो मध्य में इसका हो गया, तो इसका क्या खाएंगे, मध्य फल भी। ऐसे उसमें खाने वाला कुछ नहीं रहता है, लेकिन ध्यान में मध्य वाला निकाल के खाते हैं तो मध्य फल भी। ठीक है, आम और पपीता दोनों एक के जैसा रहता है। अब देखिए अमरूद भी हम लोग पूरा खा जाते हैं, अंगूर भी पूरा खा जाते हैं, और टमाटर भी पूरा खा जाते हैं, सोलनेसी में आ जाएगा। ठीक है, टमाटर को भी पूरा कुछ फेंकते नहीं है, अंगूर में भी कुछ नहीं फेंकते हैं, अमरूद में भी कुछ नहीं फेंकते हैं, सेब में नहीं फेंकते हैं, छोटका अंदर वाला बिया फेंक देते हैं, नाशपाती में भी फेंक देते हैं, पपीता में भी। तो ये फल भित्ती भी खाएगा और बीजांडसन मतलब बीजू खा गया। ठीक है, फल भित्ती बीजांडसन, अंगूर का भी फल भित्ती और बीजांडसन, टमाटर का भी फल भित्ती और बीजांडसन। ठीक है, ऐसे हम लोग याद रखते हैं, जैसे आपको याद करवा रहे हैं। नारियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए। नारियल के भ्रूण पोष खाया जाता है। क्या खाया जाता है, भ्रूण पोष खाया जाता है। अब आइए केला, अब सोचिएगा कि केला भी सब खा जाते हैं, तो ऊपर वाला छील को या छील के नहीं फेंकते हैं, मध्य वाला खाते हैं। तो मध्य अंत, मध्य बोलिए चाहे अंत फल वृत्ति बोलिए। ठीक है, तो मध्य खाते हैं या फिर अंत फल वृत्ति खाते हैं। केला ऊपर वाला छील के फेंक देते हैं। केला सुनेंगे म्यूजिक म्यूजेसी, म्यूजेसी कुल के था, एक बीजपत्री। अब आते हैं, देखिए अब कैसे कैसे हम लोग याद रखेंगे। गेहूं को पचाइए, भ्रूण पोष या भ्रूण खाते हैं, गेहूं को क्या करना है, हमको पचाना है। अब आइए छील छील के खाने वाला कौन कौन है, देखिए चना, मूंगफली, काजू, ये तीनों हम लोग छील छील के खाते हैं। तो बीजपत्र याद रखिएगा, बीजपत्र बीजपत्र बीजपत्र। ठीक है, चना मूंगफली में बीजपत्र या भ्रूण, इसमें भी बीजपत्र है भ्रूण, याद रखिएगा। गेहूं में भ्रूणपोष और भ्रूण दोनों है, और नारियल में सिर्फ क्या है, भ्रूणपोष। तो ये सब चीज थोड़ा दिमाग में बैठाना रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लीची डायरेक्ट इसमें पूछेगा, लीची चूंकि ये सब भाग कहीं सुनने के लिए मिलेगा नहीं, तो लीची में एरिल खाते हैं। क्या खाते हैं, एरिल खाते हैं। 14 तक क्लियर होगा, 2-3 बार सुनिएगा याद हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब ये सब थोड़ा न के बराबर पूछता है, तो ऐसे रट्टा मारेंगे। सहतूत रसीला होता है, सहतूत तो रसीले दलपुंज, परिदलपुंज। कटहल है परिदलपुंज, और इसका बीज खाते हैं हम लोग, बीज भी खाने में प्रयोग करते हैं। अनानास भी है, इसको भी देखते हैं, क्रॉस छीलते हैं, परिधि में छील छाल के खाते हैं, तब परिदलपुंज। अनानास खाए होंगे आप, परिदलपुंज। और नारंगी के जूस बनाते हैं, तो जूसी हेयर। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, सारा पुष्पोद्भिद यानी फेनरो गेम्स भी हमारा खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल कौन सा टॉपिक है, पादप उत्तक है। उत्तक से भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।